पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद के करीब एक पुरसुकून बस्ती में मिट्टी का एक घर था। घर छोटा ज़रूर था, मगर इसमें एक दुनिया आबाद थी। वो दुनिया जिसमें हमज़ा नाम का एक ऐसा लड़का रहता था जिसे पूरी बस्ती वाले अल्लाह की कुदरत का अनोखा शाहकार कहते थे। कुछ लोग प्यार से और ज़्यादातर लोग मजाक में। हमज़ा कद काठ में ठीक और सेहत में तगड़ा था, मगर अक्ल के मामले में खैर। दिमाग की जगह वो जो कुछ इस्तेमाल करता था उसमें समझ कम और अजीबोगरीब ख्यालात ज़्यादा थे। वो हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बात कर देता कि सामने वाले की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। हमज़ा की वालिदा फ़ातिमा बीबी एक साबिर खातून थीं। शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और वो बस्ती वालों के कपड़े सीने, टोपियां बनाने और कभी कभार खेतों में मजदूरी करके गुजर बसर करती थीं। सारा सहारा बस हमज़ा ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर उन्हें परेशान कर देता। एक सुबह फ़ातिमा बीबी सहन में आटा गूंद रही थीं और हमज़ा दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को हिदायत दे रहा था कि देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत किया करो, लोग चोरी कर लेते हैं। चुपके से दो और फिर आराम से बैठो। माँ ने जोर से डांटा, ओए हमज़ा, दीवार से नीचे आ, मुर्गियों को अकल सिखाने के बजाय खुद अकल सीख। हमज़ा ने नीचे उतरते हुए मासूमियत से कहा, अम्मी जान, मुर्गियों को अकल आ गई तो हमें रोज़ अंडे मिलेंगे, ये सरमायाकारी है। फ़ातिमा बीबी ने माथे पर हाथ मारा और कहा, हाय अल्लाह, लोग अपने बेटों को ज़मीन का काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों की तरबियत में लगा है। मोहल्ले की गली में जाते हुए भी हमज़ा की हरकतें ख़त्म न होतीं। एक दिन एक बुज़ुर्ग खातून ने कहा, बेटा ज़रा कुआं साफ़ करवा दो। हमज़ा फ़ख्र से बोला, जी खाला जान, कुआं तो साफ़ कर दूंगा, लेकिन पानी बाद में भरना, अभी मैंने नहाना है। बस्ती के लड़के पीछे से हंसने लगे और बोले, हमज़ा, तेरे दिमाग में हमेशा कुछ गड़बड़ रहती है क्या? हमज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ होती है, लेकिन कम से कम मेरा दिल हमेशा साफ रहता है। हमज़ा के दो दोस्त थे, बिलाल और उमर, दोनों शरारती और हमज़ा की मासूमियत के मज़े लेने वाले। अक्सर इसे चक्कर में डालकर हंस हंस के लोटपोट हो जाते। एक दिन बिलाल ने कहा, हमज़ा, तुझे पता है सहरा के पास एक झील है जहाँ मछली पकड़ो तो वो सोने में बदल जाती है। हमज़ा ने हैरान होकर कहा, वाकई? फिर तो हम कल ही चलते हैं। उमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। हमज़ा ने सीना फुलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूँगा। उस शाम घर आकर हमज़ा ने माँ से कहा, अम्मी, कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। फ़ातिमा बीबी चौंक गईं, शिकार? और तू? अरे बेटा, तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। हमज़ा ने एतमाद से कहा, अम्मी, ये कोई आम शिकार नहीं, ये किस्मत का खेल है, वहाँ की मछली सोने की है। माँ ने गुस्से से कहा, ये तुझे बिलाल और उमर ने बहकाया है ना? हमज़ा ने गर्दन हिलाई, हाँ, लेकिन मैं भी कम अकल नहीं, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा, महल से पहले अगर घर की छत ठीक कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह सवेरे बिलाल और उमर लाठियाँ और एक पुराना जाल लेकर हमज़ा के घर आ गए। हमज़ा ने पुरानी टोपी, कांधे पर थैला और हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ ली जैसे कोई तजुर्बेकार शिकारी हो। माँ दरवाजे पर खड़ी कह रही थीं, देख बेटा, ज़्यादा दूर मत जाना, जंगल में सुल्तान के शिकारी रहते हैं, मसला हो जाएगा। हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, फ़िक्र ना करें, मैं अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूँ। फ़ातिमा बीबी ने ज़रेलब कहा, अल्लाह रहम करे, यही तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तीनों दोस्त बस्ती से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में हमज़ा हर चीज़ पर तबसरा करता कि ये दरख्त देखो, इसकी शाखें ऐसे मुड़ी हैं जैसे किसी बूढ़ी अम्मा की उंगलियां, या फिर ये परिंदा देखो, बिल्कुल बिलाल जैसा है, मुंह खुला और आवाज़ ज़्यादा। बिलाल और उमर हंस हंस के दोहरे हो रहे थे, मगर हमज़ा पूरी संजीदगी से कह रहा था, कुदरत के ये नज़ारे इंसान को फ़लसफ़ी बना देते हैं। रास्ते में एक नदी आई। उमर ने कहा, हमज़ा, जूते उतार के पार जा, पानी में भीग गए तो मुश्किल होगी। हमज़ा ने जूते उतारे और कहने लगा, वाह, ये तो कमाल का इंतज़ाम है, पानी भी मिल गया और रास्ता भी ठंडा हो गया। बिलाल ने उमर के कान में कहा, ये बंदा किसी दिन हमें हंसाते हंसाते मार देगा। दोपहर तक तीनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गए। हमज़ा खुश था कि अभी तक कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है, वो मुसीबत जो सीधा उन्हें सुल्तान के शाही खेमे तक ले जाएगी। हमज़ा ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिर रही हो। बिलाल ने आहिस्ता कहा, ये क्या आवाज़ है? हमज़ा ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया,
یہ یقیناً سونے کی مچھلی کے تیرنے کی آواز ہے۔ عمر نے سر پیٹ لیا۔ یار، مچھلی تیرتے ہوئے زمین نہیں ہلایا کرتی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹے، سامنے ایک کھلا میدان آ گیا۔ درمیان میں بڑے بڑے شاہی خیمے، گھوڑے بندھے ہوئے، نیزے اور کمان ترتیب سے رکھی تھیں۔ چند آدمی شاہی لباس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور ایک طرف ہانڈیوں میں خوشبودار سالن پک رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، دیکھو، یہ تو جیسے میرے استقبال کے لیے دعوت کا انتظام ہے۔ بلال نے کان پکڑتے ہوئے کہا، یہ دعوت نہیں، یہ سلطان کا شاہی پڑاؤ ہے۔ عمر نے جلدی سے کہا، چپ کر کے واپس چلتے ہیں، ورنہ ان کے تیر سیدھے پیٹھ میں لگیں گے۔ مگر حمزہ کو کہاں سمجھ آنا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے خیمے کی طرف بڑھا، جیسے وہی ان کا سربراہ ہو۔ ایک سپاہی نے اسے دیکھا اور چونک کر بولا، اوئے، یہ کون ہے جو شاہی شکارگاہ میں گھس آیا؟ دوسرے سپاہی نے کمان اٹھائی، سلطان کے حکم کے بغیر یہاں کوئی عام آدمی نہیں آ سکتا۔ بلال اور عمر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رکو رکو، میں سونے کی مچھلی پکڑنے آیا ہوں، اور اگر تم نے روکا تو تمہارا بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر سپاہیوں کے کہکہے گونج اٹھے۔ ایک سپاہی نے طنز کیا، واہ بھائی، یہ تو ہمارے پورے دربار کے سب سے بڑے شکاری سے بھی بڑا فلسفی ہے۔ دوسرے نے کہا، چلو، سلطان کو نیا مذاق سنانے کے لیے کچھ مل گیا، اسے محل لے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بلال اور عمر کچھ بولتے، تینوں کو سپاہیوں نے گھیر لیا۔ گھوڑے لائے گئے اور سب کو زبردستی سوار کر کے کیمپ سے روانہ کر دیا گیا۔ حمزہ نے مزے سے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا، واہ، یہ تو سروس بھی دے رہے ہیں، پیدل جانے کی محنت بچ گئی۔ راستے بھر سپاہی ہنس ہنس کر اس کی الٹی سیدھی باتیں سنتے رہے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، تجھے پتا بھی ہے کہ سلطان سے ملنا آسان نہیں؟ حمزہ نے فوراً کہا، ہاں، اسی لیے تو میں براہ راست پکڑوا کر جا رہا ہوں، لائن میں لگنے کا وقت نہیں ہے۔ محل کا بیرونی دروازہ دیکھ کر عمر کی گھگی بن گئی۔ بلال کا رنگ اڑ گیا، مگر حمزہ خوشی سے بولا، کتنا بڑا گھر ہے، ضرور اندر سونے کی مچھلی کا بڑا سا حوض ہوگا۔ سپاہی سب کو اندر لے گئے۔ بڑے بڑے ستون، سنگ مرمر کا فرش اور دیواروں پر شکار کے مناظر۔ حمزہ نے ہر تصویر پر ٹپڑی دی، یہ ہرن تو ٹھیک ہے، مگر اس شیر کی مونچھیں کچھ کم لگ رہی ہیں۔ ایک سپاہی ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، سلطان کو یہ بھی بتا دینا، شاید وہ شیر کو دوبارہ مونچھیں لگا دے۔ آخرکار وہ تینوں ایک وسیع ہال میں لائے گئے، جہاں سلطان اپنے تخت پر بیٹھے تھے، سر پر شاہی تاج، ہاتھ میں قیمتی عصا اور ساتھ وزیر و مشیر۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا، کون ہے یہ لوگ؟ سپاہی نے جھک کر کہا، جہاں پناہ، یہ جنگل میں شاہی کیمپ میں گھس آئے تھے، اور یہ سادہ لو لڑکا سونے کی مچھلی پکڑنے آیا تھا۔ ہال میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو دیکھا، لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ حمزہ نے سینہ تان کر کہا، میرا نام حمزہ ہے، اور میں اپنے نام کی طرح بہادری دکھاتا ہوں۔ سلطان نے مزید مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم میں کچھ خاص ہے، لیکن فیصلہ بعد میں کروں گا، ابھی تمہیں محل میں رکھا جائے گا تاکہ تمہارے بارے میں اچھی طرح جانچ ہو سکے۔ بلال اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں، اب گیا ہمارا کام۔ مگر حمزہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے جہاں پناہ، لیکن کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ سپاہیوں نے تینوں کو محل کے مہمان خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ حمزہ چارپائی پر لیٹتے ہی بولا، دیکھا، پیدل مچھلی پکڑنے نکلے تھے اور یہاں آ کر سلطان کے مہمان بن گئے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ سادہ لو لڑکا آنے والے دنوں میں محل کی فضا ہی بدل دے گا۔ مہمان خانے کی کھڑکی سے محل کا باغ نظر آ رہا تھا، رنگ برنگے پھول، فوارے اور سنہری مچھلیوں والے تالاب۔ لیکن حمزہ کی نظر سب سے پہلے اس بڑے تربوز پر پڑی جو باورچی باغ میں رکھ گئے تھے۔ اس نے بلال کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، دیکھ وہ تربوز، اگر وہ آدھا میرے حصے میں آ جائے تو باقی سب تم بانٹ لینا۔ بلال نے غصے سے کہا، یہ محل ہے یا میلہ سمجھ رکھا ہے؟ ہمیں یہاں پکڑ کر رکھا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، کل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج تو تربوز کے بارے میں سوچو۔ اسی دوران دو سپاہی اندر آئے، ہاتھ میں چاندی کے برتن جن میں کھانا بھرا تھا۔ بلال اور عمر نے احتیاط سے ہاتھ لگایا، مگر حمزہ نے ڈٹ کر کہا، واہ، یہ ہے مہمان نوازی۔ ویسے اگر سلطان کو پتہ چل جائے کہ ہم روز اتنا کھا سکتے ہیں تو ہمیں رکھ لیں گے۔ سپاہی ہنستے ہوئے چلے گئے اور ایک دوسرے سے کہا، یہ لڑکا کسی اور ہی مٹی کا بنا ہے۔ اگلے دن صبح محل کے باورچی خانے کے باہر شور سنائی دیا۔ حمزہ تجسس میں وہاں پہنچ گیا۔ بڑے بڑے دیگچے ابل رہے تھے، قیمے کے کباب تلے جا رہے تھے، اور مٹھائیوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ نے باورچی سے پوچھا، بھائی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ باورچی نے کہا، آج سلطان کے خاص مہمان آ رہے ہیں، دعوت ہے۔ حمزہ نے فوراً کہا، تو ایک دو پلیٹ ہمارے کمرے میں بھیج دینا، ہم بھی تو خاص مہمان ہیں۔ محل میں اس کی معصوم شرارتوں کے قصے تیزی سے پھیلنے لگے۔
सिपाही, नौकर, बावर्ची सब इसकी बातों पर हंसते। लेकिन सुल्तान अभी तक ज़ाती तौर पर उसे दोबारा नहीं मिले थे, बस उसके बारे में सुन रहे थे। वजीर खास ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह ये लड़का अजीब है, लेकिन शायद सीधी बात सीधे तरीके से कह जाता है। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, कल उसे मेरे शिकार खाने में भेज दो, देखें क्या करता है। अगले दिन सुबह हमजा को शिकार खाने ले जाया गया। बड़े बड़े हिरन, शेरों के पिंजरों के करीब और दीवारों पर पुराने शिकार की तस्वीरें। हमजा ने एक तस्वीर देखकर कहा, ये शेर तो ऐसा लगता है जैसे सुल्तान से डर गया हो। एक सिपाही ने दबे दबे लहजे में कहा, ये सुल्तान का ही शिकार है। हमजा ने कंधे उचकाकर कहा, फिर तो ठीक है, सुल्तान को खुश करने के लिए डरा हुआ लगना पड़ता है। दोपहर को सुल्तान शिकार खाने में आए। हमजा को देखते ही बोले, तो तुम वही हो जो सोने की मछली पकड़ने आया था? हमजा ने संजीदगी से कहा, जी, और अभी तक यकीन है कि वो कहीं न कहीं यहाँ मौजूद है। सुल्तान ने हंसकर कहा, लगता है तुम अपने मकसद से कभी नहीं हटते। हमजा फौरन बोला, हटूं भी क्यों? जो आदमी रोज मकसद बदलता है वो कभी मछली नहीं पकड़ पाता, चाहे वो कांटे के बगैर जाल ही क्यों न फेंके। सुल्तान ने वजीरों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहे हों, ये लड़का अजीब है, मगर कुछ बातें पते की भी हैं। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि हमजा और उसके दोस्तों को मजीद कुछ दिन महल में रखा जाए। हमजा के लिए ये मज़े का मौका था। कभी बाग में टहलना, कभी बावर्ची खाने में घुस जाना, कभी सिपाहियों से तीरंदाजी सीखना। लेकिन इस सब के बीच सुल्तान के जहन में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। उसने सोचा, ये लड़का या तो बिल्कुल नादान है या फिर इतना सीधा है कि सच्चाई को हम सबसे पहले देख लेता है। उसका इम्तिहान लेना चाहिए। अगली सुबह वजीर खास हमजा के कमरे में आया और बोला, सुल्तान सलामत ने फैसला किया है कि कल तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। बिलाल और उमर की जान हलक में आ हमजा ने गई। सुकून से मगर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर सवाल मुर्गियों के बारे में हुआ तो मेरा जवाब सबसे बेहतरीन होगा। वजीर हंसता हुआ चला गया और हमजा ने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहा, देखना, कल मैं ऐसे जवाब दूंगा कि सुल्तान को खुद शक हो जाएगा कि वजीर कौन है। रात का वक्त था। महल के एक गोशे में सुल्तान अपने वजीरों के साथ बैठे थे। वजीर खास ने कहा, जहांपना, ये हमजा बड़ा निराला है, सीधी बात भी उल्टी कर देता है, लेकिन कभी कभी उल्टी बात सीधी निकल आती है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो कल का खेल दिलचस्प होगा। मैं 3 सवाल ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब बड़े बड़े अक्लमंदों को भी सोचना पड़े। देखें ये लड़का क्या करता है। वजीर ने सवाल नोट लिखे। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अगर सुल्तान आधा सुल्तान है तो आधा कौन है? वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? सुल्तान ने कहा, ये सवाल सीधे भी हैं और उलझे हुए भी। अगर ये लड़का उनका जवाब दे गया तो मान लूंगा कि कुदरत ने इसे खास बनाया है। उधर हमजा अपने कमरे में बैठा हुआ बिलाल और उमर को अपनी तैयारी दिखा रहा था। उसने 3 खाली कटोरे रखे थे। बिलाल ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? हमजा ने एतमाद से कहा, ये कल के सवालों के जवाब हैं। उमर ने माथे पर हाथ मारा, कटोरे जवाब कैसे हो सकते हैं? हमजा ने हंसकर कहा, देखो, अगर सवाल खाने का आया तो ये कटोरे घरे जा सकते हैं, अगर सवाल प्यास का आया तो उनमें पानी आ सकता है, और अगर सवाल दिमाग का आया तो खैर वो अभी खाली हैं। बिलाल हंस हंस के दोहरा हो गया, यार हमजा, सुल्तान तुम्हें वजीर नहीं महल का मस्खरा बना के रखेगा। हमजा ने संजीदगी से कहा, वजीर हो या मस्खरा, बस खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगली सुबह महल के सहन में एक बड़ा मजमा लग गया। सिपाही कतार में, वजीर तख्त के करीब, और बीच में सुनहरी कुर्सी रखी गई जिस पर हमजा को बिठाया गया। बिलाल और उमर एक तरफ खड़े कांप रहे थे, मगर हमजा अपनी टोपी संभालते हुए मजे से बैठ गया। सुल्तान ने सबको खामोश कराया और कहा, हमजा, आज तुमसे 3 सवाल होंगे। अगर जवाब सही दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। हमजा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहांपना, कैद में खाना वक्त पर मिलता है ना? पूरा दरबार हंस पड़ा और सुल्तान ने मुस्कुराकर पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हमजा ने जरा सोचा, फिर बोला, जहांपना, कीमती चीज वो है जो खोने पर वापस ना मिले, और वो है वक्त, क्योंकि सोना चांदी हीरे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, वजीर भी चौंके। सुल्तान ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? हमजा ने फौरन कहा, जहांपना, बादशाह आधा बादशाह है और रियाया आधी है, क्योंकि बादशाह रियाया के बगैर कुछ नहीं और रियाया बादशाह के बगैर।
वजीरों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाह रहे हों, ये तो हमारे जवाब से भी अच्छा है। सुल्तान ने तीसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज़ है जो हर जगह है मगर नज़र नहीं आती? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, अल्लाह की कुदरत, ये हर जगह है, सब कुछ इसी से चलता है मगर आंखों से नज़र नहीं आती। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर तालियां और कहकहे एक साथ गूंजने लगे। बिलाल और उमर हैरान रह गए और सुल्तान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो एक बड़े फैसले का इशारा देती है। सुल्तान ने कहा, हमजा, तुमने तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए जो ना सिर्फ अकल बल्कि दिल से भी दुरुस्त हैं। हमजा ने शरारत से कहा, जहाँपनाह, मैंने कहा था ना कि मेरे कटोरे भरे हैं। सुल्तान तख्त पर टेक लगाकर कुछ देर तक हमजा को देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हमजा, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी, लेकिन वजीर बनने के लिए सिर्फ सवालों के जवाब देना काफ़ी नहीं होता। वजीर को मुश्किल हालात में अक्ल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। हमजा ने फौरन कहा, जहाँपनाह, अगर वजीर को हर वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े तो सुल्तान क्या करेगा? पूरे दरबार में कहकहे गूंज उठे। सुल्तान ने हंसते हुए हाथ उठाया, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, कल तुम्हें एक मुश्किल सूरत हाल दी जाएगी। अगर तुमने इसमें सबको हैरान कर दिया तो वजीर का ताज तुम्हारे सर होगा। हमजा ने टोपी ठीक करते हुए कहा, जहाँपनाह, ताज के साथ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ेरे लब कहा, यह लड़का वाकई अनोखा है। उस रात बिलाल और उमर हमजा के साथ मेहमान खाने में बैठे फिक्रमंद थे। बिलाल बोला, यार हमजा, आज तो तूने कमाल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं सुल्तान क्या इम्तिहान लेंगे। हमजा ने सुकून से कहा, इम्तिहान चाहे हो या शादी का वलीमा, मैं इसी मज़े से करूंगा। उमर ने सर पीट कर कहा, यही मज़ा कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह दरबार में मजमा लगा हुआ था। सुल्तान ने ऐलान किया, आज हमजा को वजीर बनने का आखिरी इम्तिहान दिया जा रहा है। उसे 3 काम करने हैं। एक ऐसा मसला हल करना जिस पर सब झगड़ रहे हैं, एक झूठ पकड़ना और एक सच ऐसा बोलना जो सबको चुप करा दे। हमजा ने कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, जहाँपनाह, ये तो ऐसे है जैसे मुर्गी को अंडा देने और कव्वे को उड़ाने का हुक्म देना। दोनों वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें आता है। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। 2 देहाती एक बकरी पर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि ये इनकी है। हमजा ने बकरी को देखा और बोला, ठीक है, बकरी से ही पूछ लेते हैं। लोग हंसने लगे, मगर हमजा ने बकरी के सामने दोनों मालिकों का नाम पुकारा। बकरी फौरन एक के पास दौड़ गई। हमजा बोला, यही असल मालिक है, क्योंकि जानवर के दिल को पहचानने के लिए कागजी सबूत की ज़रूरत नहीं। दूसरा इम्तिहान। महल के एक खादिम ने कहा कि उसने महल के गोदाम में कुछ नहीं छुआ, हालांकि चोरी का शक था। हमजा ने कहा, ठीक है, इसके हाथ धुलवा दो और पानी देखो। सबने हैरानी से पूछा, क्यों? हमजा बोला, चोर हमेशा हाथ साफ करते वक्त ज़्यादा एहतियात करता है, क्योंकि गंदगी से नहीं बल्कि निशान छुपाने से डरता है। खादिम के हाथ धुलाने पर पता चला कि उसकी आस्तीन के अंदर आटे का गुबार छुपा हुआ था, जो चोरी का सबूत था। तीसरा इम्तिहान। सुल्तान ने कहा, अब एक सच ऐसा कहो जो सबको खामोश करा दे। हमजा ने दरबार के सब लोगों को देखा और बोला, हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अक्ल उसके पास है जो ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता। दरबार में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हॉल में तालियां और कहकहे एक साथ गूंजने लगे। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, हमजा, तुमने ये इम्तिहान भी पास कर लिया, कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। हमजा ने इत्मीनान से कहा, जहाँपनाह, कल ठीक है, लेकिन ताज के साइज का पहले बता दे, कहीं बड़ा ना हो और मेरी टोपी गिर जाए। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सुनहरे कपड़े, रंग बिरंगे परचम और बड़े हॉल में सुल्तान का तख्त तैयार किया जा रहा था। बिलाल और उमर बार बार हमजा को समझा रहे थे, यार हमजा, आज तुम वजीर बन रहे हो, ज़रा संजीदा रहना, लोगों को लगे कि सुल्तान ने सही फैसला किया है। हमजा ने बड़े सुकून से कहा, संजीदा रहने से आदमी बीमार हो जाता है, मैं तो खुश रहूंगा। वजीर का काम है लोगों को हंसाते रहना, रुलाते तो सब हैं। दरबार में हमजा को सुनहरी जुब्बा पहनाया गया, सर पर मोतियों वाली पगड़ी बांधी गई और वो सुल्तान के सामने जा खड़ा हुआ। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, आज से हमजा हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि इसने सच्चाई, हाजिर जवाबी और नियत से सबको हैरान कर दिया। हॉल में तालियां और कहकहे गूंजने लगे। माँ फातिमा बीबी आगे बढ़ीं, आंखों में खुशी के आंसू, और बेटे के कान में आहिस्ता से कहा,
बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये दिन दिखाओगे। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा था। सुल्तान ने हंसकर कहा, हमजा, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? हमजा ने फौरन कहा, जहां पनाह, पहला हुक्म यह है कि महल के बावर्ची खाने में रोज एक देग खीर की बने और सबको मिले, क्योंकि भरा पेट ही खाली दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वजीर खास ने कहा, जहां पनाह, इस वजीर के दौर में शायद ज्यादा फैसले खाने के बाद होंगे। हमजा ने फौरन जवाब दिया, फैसले खाने के बाद हों या हंसने के बाद, दोनों दिल से निकलते हैं। बस्ती में खबर पहुंची तो जो लोग कभी हमजा का मजाक उड़ाते थे वही अब फख्र से कहते, हमजा हमारी बस्ती का है, इसकी अक्ल निराली है। हमजा की माँ दरवाजे पर बैठी सबको कहती, देखा मेरा बेटा, नादान नहीं बस सीधा साधा है, और सीधे लोग ही सबसे आगे निकलते हैं। बिलाल और उमर भी मुस्कुरा कर बोले, यार हमजा, अब तो वजीर है, हमें ना भूलना। हमजा ने कहकहा लगाकर कहा, दोस्तों को कौन भूलता है, खास तौर पर वो जो वजीर बनने से पहले कर्ज में थे। शाम को महल की बालकनी से हमजा ने बस्ती की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि किस्मत की लकीर इंसान खुद में ही अल्लाह बनाता है। सुल्तान पास आकर बोले, हमजा, तुम वाकई एक कमाल हो, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे भी हंसना सिखा दिया। हमजा ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आप हंसते रहें, मैं वजीर रहूंगा। अगर आप नाराज हुए तो मैं खीर खाने महल के बावर्ची खाने चला जाऊंगा। और यूं नादान कहलाने वाला हमजा सुल्तान का वजीर बन गया। वजीर भी ऐसा जो हाजिर जवाब, मजाहिया, मगर नीयत में साफ था। बस्ती वाले, दरबार के लोग और सुल्तान सब इस पर फख्र करने लगे। बाज़ औक़ात अक्ल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में छुपी होती है।